नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अमित फगेड़िया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में महाराणा मोकल पर चर्चा की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मेवाड़ के अगले शासक महाराणा कुंभा की बात करेंगे। तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल रहा वह 1433 से लेकर 1468 ईस्वी के बीच रहा। महाराणा कुंभा ने 1433 से लेकर 1468 ईस्वी में मेवाड़ पर शासन किया। इससे पहले मेवाड़ पे शासक किसका शासन रहा? इनके पिता महाराणा मोकल का। कुंभा की अगर प्रारंभिक परिचय की बात करें तो यह महाराणा मोकल तथा उनकी परमार रानी सौभाग्य देवी की संतान थे और इनका जन्म 1423 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, महाराणा मोकल की जो विवाह हुआ था महाराणा मोकल का, वह परमार राजकुमारी सौभाग्य देवी से हुआ था और इसी से महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1423 में, जब महाराणा कुंभा 10 वर्ष के थे। जब महाराणा कुंभा 10 वर्ष के थे उस समय अर्थात 1433 में महाराणा मोकल की हत्या कर दी गई। ठीक है, मोकल की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। किसने की, कब की, कहाँ की, ये मैंने अपने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि महाराणा मोकल जब गुजरात अभियान पे थे तो झिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा व मेरा के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई? मोकल की हत्या कर दी गई। और यहीं पे कुंभा भी मौजूद थे। मतलब मोकल की जब हत्या हुई उस समय कुंभा भी कहाँ मौजूद थे? झिलवाड़ा में मौजूद थे। लेकिन वे अपनी जान बचाकर कहाँ पहुँच गए? मेवाड़ पहुँच गए। और जब ये मेवाड़ पहुँचे तो इनका राज्याभिषेक मेवाड़ में संपन्न करवाया गया। तो 1433 ईस्वी में कुंभा का राज्याभिषेक कहाँ? मेवाड़ अर्थात चित्तौड़ में संपन्न करवाया गया। ठीक है, कहाँ संपन्न करवाया गया? चित्तौड़ में। और किसके द्वारा संपन्न करवाया गया? रणमल राठौड़। ठीक है, रणमल राठौड़ कौन था? जो इनकी दादी थी हंसाबाई, उनका भाई था, जोधपुर का शासक था। और इस रणमल राठौड़ के संरक्षण में किसका राज्याभिषेक हुआ? महाराणा कुंभा का। ठीक है, रणमल राठौड़ के देख रेख में किसका राज्याभिषेक हुआ? कुंभा का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 1433 ईस्वी में। ठीक है, 1433 ईस्वी में कुंभा का राज्याभिषेक हुआ अर्थात 10 वर्ष की आयु में कुंभा मेवाड़ के शासक बन गए। ठीक है, अब कुंभा मेवाड़ के शासक तो बन गए, लेकिन इनको जो ताज मिला था वो कांटों से भरा हुआ था। कैसे? इनके सामने कुछ प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी। अगर उन प्रारंभिक कठिनाइयों की बात की जाए तो प्रथम कठिनाई थी इनके पिता की हत्या का बदला लेना। ठीक है, पहली क्या समस्या थी? इनके पिता थे, अपने पिता मोकल की हत्या का बदला। ठीक है, इनके समक्ष जो पहली समस्या थी वह अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेना था। क्यों? क्योंकि जब ये शासक बने उस समय इनके पिता की हत्या कर दी गई थी 1433 में, उसी के उपरांत ये शासक बने थे। तो सबसे पहले इन्हें जो आवश्यक कार्य करना था वह अपने पिता की हत्या का बदला लेना था। किससे लेना था? चाचा व मेरा से, साथ में महपा पंवार। ठीक है, तो इस समय कुंभा स्वयं तो एक 10 वर्ष के छोटे बालक ही थे, इसलिए इस कार्य को संपन्न किसने किया है? रणमल राठौड़ ने। ठीक है, रणमल राठौड़ चाचा व मेरा की हत्या करवा देता है। ठीक है, रणमल राठौड़ चाचा व मेरा की हत्या करा देता है। इसी के साथ जो इनके पिता की हत्या का बदला लेना था वह पूर्ण हो जाता है। लेकिन महपा पंवार अब भी बच जाता है और वह यहाँ से मांडू चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मांडू अथवा मालवा के सुल्तान के संरक्षण में चला जाता है। ठीक है, इसके साथ इनकी प्रारंभिक जो समस्या, पहली समस्या थी, उसका निदान हो जाता है। लेकिन अभी भी कौन बचा रह जाता है? महपा पंवार। इस पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, कहाँ चला गया था? मालवा। दूसरी समस्या थी स्वयं रणमल राठौड़। ठीक है, दूसरी समस्या क्या थी? स्वयं रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ जो था वह मारवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक। हंसाबाई का भाई था। कुंभा की जो दादी थी मोकल की जो माँ थी, कौन? हंसाबाई, उनका भाई था कौन? रणमल राठौड़। और इसका हस्तक्षेप मेवाड़ में बहुत अधिक बढ़ गया था। जब मोकल शासक बना था
तो कुंवर चूड़ा के मालवा जाने के उपरांत संरक्षक कौन नियुक्त हुआ था? रणमल राठौड़ हुआ था। और इस रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की राजनीति में इतना हस्तक्षेप बढ़ा दिया कि मेवाड़ में जो राजपूत सरदार थे उनमें आपस में विवाद प्रारंभ हो गए। रणमल राठौड़ के द्वारा राघव देव की हत्या करवा दी गई। ठीक है, किसकी हत्या करवा दी गई? राघव देव की। ये राघव देव जो था वह मेवाड़ी सरदारों का नेता था। जो मेवाड़ के सरदार थे ना, उनका नेतृत्व करता था, उनका नेता था। और इसकी हत्या किसने करवा दी? रणमल राठौड़ के। जब रणमल राठौड़ के द्वारा राघव देव की हत्या करवा दी गई तो इसकी शिकायत मेवाड़ी सरदारों ने किससे की? कुंभा से की। ठीक है, राघव देव की हत्या की शिकायत किससे की गई? राणा कुंभा से। ठीक है, कुंभा को जब ये शिकायत की गई तो कुंभा ने रणमल राठौड़ को मार्ग से हटाने का या मेवाड़ की राजनीति से हटाने की योजना का निर्माण की। कुंभा ने कुंवर चूड़ा जो कहाँ पे चले गए थे? मालवा चले गए थे, उन्हें भी वापस बुला लिया। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से कुंभा ने स्वयं नहीं बुलाया, लेकिन मेवाड़ी सरदारों को अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें वापस मेवाड़ बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी। और कुंभा के द्वारा एक दासी, जिसका नाम क्या था? भारमली। ठीक है, कुंभा के द्वारा भारमली नामक एक दासी के माध्यम से रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी गई। ठीक है, जो ये भारमली थी ये रणमल राठौड़ की दासी थी और ये कुंभा से प्रेम करती थी। ठीक है, तो कुंभा ने इसे रणमल को जहर देने के लिए कहा और भारमली ने रणमल राठौड़ को जहर दे दिया। इसी के साथ कुंभा की मृत्यु हो गई। यह कब की बात है? 1438 की। ठीक है, 1438 में रणमल की हत्या करवा दी गई। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। रणमल की जब हत्या हुई तो इसका पुत्र रावजोधा भी कहाँ मौजूद था? रावजोधा भी मेवाड़ में मौजूद था। यह अपनी जान बचाकर मंडोर भाग गया। ठीक है, रावजोधा कहाँ भाग गया? मेवाड़ से मंडोर की तरफ भाग गया। लेकिन मेवाड़ी सरदार कुंवर चूड़ा के नेतृत्व में रावजोधा का पीछा करते करते मंडोर तक पहुंच गए और मंडोर पर किसका अधिकार हो गया? मेवाड़ का। अगले 15 वर्ष तक मेवाड़ पर मंडोर का अधिकार ही रहता है। रावजोधा मंडोर छोड़कर काहुनी, ठीक है, काहुनी नामक एक स्थल है जो बीकानेर से लगभग 10-12 मील आगे आता है। वहाँ पर किसके द्वारा शरण ली गई? रणमल राठौड़ के पुत्र रावजोधा के द्वारा। ठीक है, और अगले 15 वर्ष तक मंडोर पर किसका अधिकार रहा? मेवाड़ का। लेकिन जैसे ही मेवाड़ या महाराणा कुंभा गुजरात या मालवा के साथ संघर्षरत रहे, रावजोधा के द्वारा मंडोर पर पुनः अधिकार कर लिया गया। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद मंडोर पर किसका अधिकार हो गया? रावजोधा का। इस समय तक मेवाड़ व मारवाड़ का जो आपसी संघर्ष चला उसमें बड़ी संख्या में राजपूत योद्धाओं की हानि हुई। ठीक है, राजपूत योद्धा मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस हानि को देखते हुए, और इनकी दादी थी ना जिसका नाम क्या था? हंसाबाई। हंसाबाई जो रणमल की बहन थी और कुंभा की क्या लगती थी? दादी लगती थी। ठीक है, हंसाबाई मोकल की माँ और कुंभा मोकल का बेटा था। तो हंसाबाई जो किसकी दादी लगती थी? कुंभा की दादी लगती थी। और दूसरी तरफ रावजोधा था, उसकी क्या लगती थी? बुआ लगती थी। ठीक है, हंसाबाई जो कुंभा की दादी तथा मारवाड़ के शासक रावजोधा क्या लगती थी? बुआ लगती थी। इनके प्रभाव से या इनकी मध्यस्थता से मारवाड़ तथा मेवाड़ के बीच में एक संधि संपन्न हुई। ठीक है, कुंभा और जोधा तथा मारवाड़ व मेवाड़ के बीच एक संधि संपन्न हुई, जिसे क्या नाम दिया गया? आवल बावल की संधि। ठीक है, क्या नाम था इस संधि का? आवल बावल की संधि। ठीक है, किस किस के बीच स्थापित हुई? महाराणा कुंभा तथा रावजोधा के बीच, मतलब मारवाड़ तथा मेवाड़ के बीच एक संधि संपन्न हुई, जिसमें किसकी मध्यस्थता थी? हंसाबाई की। और इस संधि का नाम क्या था? आवल बावल की संधि। इस संधि के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि मारवाड़ व मेवाड़ के जो मध्यस्थ बिंदु है, अर्थात मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण सोजत पाली के रूप में कर दिया गया। ठीक है, मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का मध्यस्थ बिंदु क्या होगा? सोजत नामक स्थल होगा, जो कहाँ आता है? पाली में। ठीक है, सोजत से पूर्व का जो क्षेत्र, पश्चिम का जो क्षेत्र हो गया वह किसका हो गया? मारवाड़ का। और उसके पूर्व का जो क्षेत्र हो गया वह किसका हो गया? मेवाड़ का। ठीक है, साथ ही इस समय
राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया। ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी आवल बावल की संधि की कि राव जोधा जो मारवाड़ का शासक था उसने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र जिसका क्या नाम था रायमल के साथ संपन्न करवा दिया। ठीक है। अब ये वैवाहिक संबंध स्थापित होने से क्या हुआ कि भविष्य में इन दोनों के बीच में कोई बड़ा विवाद होने की कोई चिंता नहीं बची। ठीक है। अब जो कुंभा था उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ समाप्त हो चुकी थी। ठीक है। अब हम कुंभा की जो अन्य विजय थी उनकी बात करते हैं। तो कुंभा की रणमल और चाचा मेरा को हटाने के उपरांत जो अगली समस्या थी वह थी आबू। ठीक है। आबू विजय। ठीक। आबू की का जो इस समय शासक था वह कौन था? शेषमल। ठीक है। आबू माउंट आबू जो सिरोही वाला भाग है ना, माउंट आबू या आबू का जो शासक था इस समय वह कौन था? शेषमल था। और ये आबू अथवा शेषमल क्या करता था कि जिस समय मेवाड़ शक्तिशाली होता था उस समय ये मेवाड़ खेमे में रहता था, और जब गुजरात शक्तिशाली हो जाता था या गुजरात का शासक अधिक शक्तिशाली हो जाता था उस समय यह गुजरात के खेमे में चला जाता था। जब महाराणा मोकल की मृत्यु हुई तो शेषमल के द्वारा मेवाड़ के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया गया। मेवाड़ के कुछ गांव पर अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा? आबू के शासक शेषमल के द्वारा। जब कुंभा शक्तिशाली हुआ तो उसने शेषमल को पराजित करने के लिए नाहर सिंह डोडिया को भेजा। ठीक है। कुंभा ने किसको भेजा? नाहर सिंह डोडिया को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि आबू के शासक शेषमल के द्वारा मेवाड़ के कुछ गांवों पे अधिकार कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? जब मोकल की हत्या की गई थी ना चाचा मेरा के द्वारा, उस समय। ठीक है। उन विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शेषमल ने किस पर अधिकार कर लिया था? मेवाड़ के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। इसी कारण कुंभा ने आबू पर आक्रमण किया और इस विजय का श्रेय किसको जाता है? नाहर सिंह डोडिया को। ठीक है। आबू पर विजय प्राप्त करने के उपरांत कुंभा द्वारा वहां पे बसंतगढ़ का निर्माण करवाया गया। ठीक है। बसंतगढ़, इसे बसंती दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है। बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कहाँ करवाया गया? माउंट आबू में करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? कुंभा के द्वारा करवाया गया। दूसरा अचलगढ़। ठीक है। जो अचलगढ़ है ना साथियों, यह परमारों द्वारा निर्मित एक दुर्ग था। किसके द्वारा निर्मित? परमार शासकों के द्वारा। लेकिन इस अचलगढ़ का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। और ये कहाँ पर है? माउंट आबू में स्थित है। ठीक है। अब आबू विजय के उपरांत हम बात करते हैं कुंभा की अगली विजय की। तो कुंभा का अगला संघर्ष हुआ मालवा या मांडू के साथ। ठीक है। जो इनका संघर्ष हुआ वह 1437 में सारंगपुर का युद्ध। ठीक है। मांडू या मालवा के साथ जो कुंभा का संघर्ष हुआ था वह 1437 में सारंगपुर के युद्ध में हुआ था। ठीक है। और इसमें एक तरफ कौन था? महाराणा कुंभा, जबकि दूसरी तरफ मालवा का शासक महमूद खिलजी मौजूद था। ठीक है। एक तरफ कौन था? महाराणा कुंभा और दूसरी तरफ महमूद खिलजी। इस युद्ध के अगर कारण की बात की जाए तो जब मैंने आपको बताया था कि चाचा और मेरा की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? रणमल के द्वारा। भाई मोकल की हत्या का बदला लेने के लिए चाचा मेरा की हत्या कर दी गई थी, लेकिन मोकल की हत्या में मेहपा पंवार का भी योगदान था और मेहपा पंवार उस समय बच गया था और वह किसकी शरण में चला गया था? मांडू सुल्तान की शरण में। तो कुंभा ने महमूद खिलजी से मेहपा पंवार को सौंपने की बात कही, लेकिन महमूद खिलजी ने इनकार कर दिया। किस बात से? कि हम मेहपा पंवार को किसे नहीं सौंपेंगे? मेवाड़ को नहीं सौंपेंगे। इसी कारण मेवाड़ तथा मालवा के बीच एक युद्ध हुआ जिसका क्या नाम था? सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ? 1437 में। ठीक है। इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई और इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा विजय स्तंभ की स्थापना
की गई। ठीक है, 1440 में विजय स्तंभ स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? चित्तौड़ में। ठीक है, किस विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में। किसे पराजित करने के उपलक्ष्य में? मालवा के महमूद खिलजी को। ठीक है, लेकिन इस विजय को लेकर कुछ ऐतिहासिक विवाद है। विवाद क्या है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, हरविलास शारदा, इन लोगों का कहना है कि इसमें विजय किसकी हुई थी? कुंभा की हुई थी। और महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 माह तक, कितने? 6 माह तक चित्तौड़ में कैद रखा और उसके उपरांत उसे पारितोषिक देकर स्वतंत्र कर दिया गया, वापस मालवा जाने की इजाज़त प्रदान कर दी गई। जबकि फरिश्ता, एक मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता, उनका कहना है कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? महमूद खिलजी की विजय हुई थी। ये कहते हैं कि महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किया और हर बार किसकी विजय हुई? महमूद खिलजी की। लेकिन जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनके आधार पर यह सुनिश्चित नहीं हो पाता, जिसके कारण सारंगपुर के युद्ध में किसकी विजय मानी जाती है? कुंभा की। ठीक है, और कहा जाता है कि फरिश्ता चूंकि महमूद खिलजी से प्रभावित थे, इस कारण उन्होंने इस प्रकार की बातें लिखी हैं। ठीक है, तो विजय किसकी हुई थी? कुंभा की। 1437 के उपरांत 1443 में महमूद द्वारा पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा। चित्तौड़ के किले की तलहटी में स्थित बाण माता का जो मंदिर था, ठीक है, बाण माता का जो मंदिर था, उस पर विजय प्राप्त करने में भी इसे 7 दिन लग गए थे। ठीक है, क्योंकि जो चित्तौड़ का दुर्ग था उसकी तलहटी में एक मंदिर स्थित था। किसका? बाण माता का मंदिर था। और इस मंदिर की सुरक्षा में एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी देवी सिंह के नेतृत्व में तत्पर थी। ठीक है, तैनात थी। किसके नेतृत्व में तैनात थी? देवी सिंह के। और इस देवी सिंह के नेतृत्व में तैनात सैन्य टुकड़ी को पराजित करने में भी महमूद खिलजी को कितना समय लग गया? 7 दिन का समय लग गया। विजय उपरांत महमूद खिलजी ने बाण माता की जो मूर्ति थी उसे तोड़वाकर कसाईयों को मांस तोलने के लिए बांट दिया, जबकि इसके बाहर लगी एक नंदी, जो भगवान शिव के मंदिर के आगे नंदी लगा रहता है ना, उसकी मूर्ति लगी हुई थी। उस नंदी की मूर्ति का चूना पकाकर राजपूतों को पान में डालकर खिलाया गया। ठीक है, तो ये सब कार्य क्यों किए गए महमूद खिलजी के द्वारा? क्योंकि वह चित्तौड़ को विजय नहीं कर पाया। ठीक है, जब उसको विजित नहीं कर पाया तो उसने आक्रोश में इस प्रकार के कार्य किए, और इन्हीं को माध्यम बनाकर फरिश्ता कहता है कि वह 5 बार विजयी रहा, लेकिन जब ऐसा हुआ नहीं, कुंभा को वह कभी पराजित नहीं कर पाया। उसने आक्रमण जरूर किया, लेकिन वह उसे जीत में परिवर्तित नहीं कर पाया। दूसरी तरफ कुंभा अपने जो उसके लक्ष्य थे उसमें सफल रहा। उसने मेवाड़ को सुरक्षित रखा। सारंगपुर के युद्ध में वह महमूद खिलजी को अपनी कैद में भी ले लेता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि विजय किसकी हुई थी? कुंभा की विजय इसमें हुई थी। ठीक है, अब हम अगली विजय की बात करते हैं। तो जो अगली विजय है वह है गुजरात के शासक के साथ जो इनका संघर्ष हुआ वो। तो महाराणा कुंभा का जो गुजरात के साथ संघर्ष चला, इस समय गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन। ठीक है, और गुजरात और मेवाड़ का संघर्ष पहले से ही चल रहा था। क्यों? क्योंकि आबू पर सीधा किसका अधिकार हो गया था? कुंभा का अधिकार हो गया था, जिसके कारण अब गुजरात की सीमाएं सीधी किससे टकरा रही थी? मेवाड़ से। ठीक है, इसलिए साम्राज्यवादी नीति के चलते दोनों ही राज्य एक दूसरे से संघर्षरत थे। गुजरात अकेला कुंभा को पराजित करने में सक्षम नहीं था। इसी कारण मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वारा 1456 में और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास एक प्रस्ताव भेजा गया, और प्रस्ताव में यह रखा गया कि अगर गुजरात एवं मालवा की से संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करती है तो वह किसको पराजित कर देंगी? मेवाड़ को पराजित कर देंगी, कुंभा को पराजित कर देंगी। और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और 1456 के इस प्रस्ताव का नाम क्या था? चंपारण का अहदनामा
या चंपारण की संधि। ठीक है, 1456 में चंपारण की संधि में शर्त क्या रखी गई थी, क्या प्रस्ताव था कि मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना, अर्थात मालवा के महमूद खिलजी तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन की संयुक्त सेना किस पे आक्रमण करेगी, मेवाड़ पे आक्रमण करेगी, कुंभा पे आक्रमण करेगी और उसे पराजित करने के उपरांत मेवाड़ को आधा आधा बांट लेगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी ये सफल नहीं हुए। कुंभा ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए गुजरात के कुतुबुद्दीन को युद्ध से पूर्व ही कुछ धन देकर वापस भेज दिया और मालवा के किसको, महमूद खिलजी को इसके द्वारा पराजित कर दिया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा कुशाल माता, ठीक है, माता का मंदिर बांसवाड़ा में निर्मित करवाया गया था। ठीक है, इन विजयों के अतिरिक्त कुंभा ने नागौर विजय 1456 में संपन्न की। ठीक है, 1456 में नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के उपरांत जो नागौर के शासक फिरोज खां थे उसके पुत्र शम्स खां तथा मुजाहिद खां के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, इस संघर्ष में कुंभा के द्वारा शम्स खां का साथ दिया गया और शम्स खां कुंभा की सहायता से नागौर का शासक बन गया। लेकिन युद्ध से पूर्व कुंभा व शम्स खां के बीच कुछ शर्तें रखी गई थी। उन शर्तों का पालन शम्स खां ने गद्दी प्राप्त करने के बाद में नहीं किया। जैसे नागौर के किले की पुनः मरम्मत नहीं की जाएगी, शर्त क्या थी, नागौर किले की पुनः मरम्मत नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे ही शम्स खां शासक बना उसने नागौर किले की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसके चलते कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया, शम्स खां को पराजित किया और नागौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये थी कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां और इन राजनीतिक उपलब्धियों के बाद हम बात करेंगे कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के बजाय इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों से ही आज तक अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम बात करेंगे कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। महाराणा कुंभा की अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों की दोस्तों बात की जाए तो जितनी उनकी राजनीतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण रही उनसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही। कहा जाता है कि राजस्थान में निर्मित कुल 84 किलों में से 32 दुर्ग अकेले किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब इसको देखते हुए कि भाई जो 84 दुर्ग इस क्षेत्र में बने उनमें से 32 दुर्ग अकेले किसके द्वारा निर्मित हुए, महाराणा कुंभा के द्वारा। तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों की बात करेंगे। इनके द्वारा जो दुर्ग बनाए गए उनमें मचान दुर्ग, बैराठ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, बसंती दुर्ग या बसंतगढ़, अचलगढ़ तथा कुंभलगढ़ महत्वपूर्ण है। ठीक है, मचान दुर्ग, बैराठ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, बसंती दुर्ग, बसिया, बसंतगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ किसके द्वारा निर्मित है, कुंभा के द्वारा निर्मित है। लेकिन इनमें भी चित्तौड़गढ़ का कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया था, निर्माण नहीं करवाया था। ठीक है, वहीं अचलगढ़ का भी इनके द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अचलगढ़ और चित्तौड़गढ़ है उनका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था। जबकि मचान दुर्ग, बैराठ दुर्ग, बसंतगढ़ और कुंभलगढ़ का कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बसंतगढ़ और अचलगढ़ दोनों कहाँ पे हैं, सिरोही में है। ठीक है, जब आबू विजय की प्राप्त की थी उस समय पे वहाँ पर कुंभा के द्वारा बसंतगढ़ तथा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। बसंतगढ़ पूर्णतः कुंभा द्वारा निर्मित है, जबकि जो अचलगढ़ था उसका पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ की।
कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर आरपीएससी द्वारा तथा अन्य एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ को हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित था। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। और इसका जो प्रमुख शिल्पी था वो कौन था? कुंभलगढ़ का शिल्पी था मंडन, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था, तो भी कौन है? मंडन। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी भी कौन था? मंडन था, ठीक है। कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा के द्वारा कहाँ करवाया गया? तो राजसमंद में करवाया गया, ठीक है। कहाँ करवाया गया था? राजसमंद में करवाया गया था, ठीक है। अब इस कुंभलगढ़ की कुछ विशेषताएं हैं, हम उन पे बात करते हैं, ठीक है। कुंभलगढ़ की अगर अन्य नाम की बात की जाए तो इसे कमल मीर तथा मच्छिंद्र नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ का जो परकोटा है वह भारतीय दुर्गों में सबसे अधिक लंबा 35.8 किलोमीटर लंबा है। इसी कारण इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। जो कुंभलगढ़ का जो परकोटा है उसके चारों जो चार दीवारी है वह भारतीय दुर्गों में सबसे अधिक लंबी है। कुल कितनी लंबी है? 35.8 किलोमीटर। जिस तरह चीन की दीवार है वह विश्व की सबसे लंबी दीवार है, उसी तरीके से अगर भारतीय दुर्गों की बात की जाए तो उनमें सबसे लंबी दीवार है परकोटा किसका है? कुंभलगढ़ दुर्ग का, जो कितने 35.8 किलोमीटर, लगभग 36 किलोमीटर है। इसी कारण से द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुंभलगढ़ के अंदर एक अन्य दुर्ग बना हुआ है जिसे कटारगढ़ कहते हैं, ठीक है। इस कटारगढ़ से महाराणा कुंभा मेवाड़ का प्रशासन संचालित करते थे। इसी कारण कटारगढ़ को क्या कहा जाता था? मेवाड़ की आंख, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? कटारगढ़ को। कटारगढ़ कुंभलगढ़ के अंदर ही एक छोटा महल नुमा गढ़ है, दुर्ग है, और इसमें रहकर महाराणा कुंभा मेवाड़ का प्रशासन संचालित करते थे। इसी कारण इसे क्या कह दिया गया? मेवाड़ की आंख कह दिया गया, ठीक है। कटारगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह आने वाले समय में हम उदय सिंह पे बात करेंगे। और महाराणा प्रताप जो थे ना, प्रताप का जन्म भी कहाँ हुआ था? इस कटारगढ़ में ही हुआ था। और कटारगढ़ के लिए अबुल फजल लिखते हैं। कौन लिखता है? अबुल फजल कटारगढ़ के लिए लिखते हैं कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पे स्थित है कि जब इसे हम नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हैं तो सर पे जो पगड़ी लगी होती है ना, वो अपने आप नीचे गिर जाती है। मतलब कहने का आशय क्या है कि ये बहुत ऊंचा है, इसको जब नीचे इसके पास से खड़ा होकर ऐसे देखा जाएगा तो हमें इस तरह देखना पड़ेगा कि इसकी पगड़ी, इस सर पे लगी पगड़ी स्वयं ही नीचे गिर जाती है, ठीक है। ये कटारगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक और, कटारगढ़ 1443 में बनाया जाने लगा तथा 1459 में बनकर ये तैयार हुआ था, ठीक है। तो कटारगढ़ कब से कब तक बना था? 1443 में बनाया जाना प्रारंभ किया गया था और 1459 तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कुंभा से संबंधित है वह दुर्ग है तो वह कुंभलगढ़ ही है। तो कुंभलगढ़ से संबंधित जो तथ्य हैं उन पे एक बार अपन फिर से बात कर लेते हैं। कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा के द्वारा कहाँ करवाया गया? राजसमंद में करवाया गया। इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। कब से लेकर कब के बीच बनाया गया? 1443 से 1459 के बीच निर्मित है, ठीक है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? कमल मीर या मच्छिंद्र नाम से जाना जाता है। इसका परकोटा भारतीय दुर्गों में सबसे अधिक लंबा है। तो कितना लंबा है? 35.8 किलोमीटर लंबा है। इसी कारण इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस कुंभलगढ़ के अंदर ही एक और अन्य छोटा दुर्ग है, महलनुमा दुर्ग है, जिसे क्या कहा जाता है? कटारगढ़। और कटारगढ़ से ही महाराणा कुंभा मेवाड़ का प्रशासन संचालित करते थे। इस कारण कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। कुंभलगढ़ को नहीं, किसको कहा जाता है? कटारगढ़ को। अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है तो कटारगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। और कटारगढ़ ही वह स्थान है जहां पर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था तथा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और अबुल फजल कटारगढ़ के लिए क्या कहते हैं? यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे नीचे से ऊपर तक देखने पर सर पे लगी पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। ये तो ही
कुंभा के से निर्मित जो दुर्ग थे उनकी बात। अब कुंभा के समय में एक अन्य इमारत बनाई गई थी, उस पर बात करते हैं, जिस पे हमने पहले भी सारंगपुर युद्ध के बाद बात की थी। वह था विजय स्तंभ। किसकी बात करते हैं? विजय स्तंभ की। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण 1440 में महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। क्यों किया गया था? सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा जब सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करते हैं, उसके उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण प्रारंभ करते हैं। और कहाँ पे करते हैं? चित्तौड़ में। ठीक है, इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कब निर्मित हुआ? निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? 1440 में। विजय स्तंभ एक ऐसी इमारत है जिसमें कुल 9 मंजिल बनाई गई। कितनी मंजिल बनाई गई? 9 मंजिल बनाई गई। इसे बनाने में कुल 90 लाख रुपए खर्च हुए। इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 122 फीट ऊंचा है। ठीक है, कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में इसकी ऊंचाई 120 फीट भी दी गई है, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी 122 फीट ऊंचाई मानी गई है, तो हम 122 फीट पे ही बात करेंगे। ठीक है, इस 2 फीट के अंतर के पीछे वजह ये है कि इसके ऊपर एक झंडा लगाने के लिए एक एंगल लगी हुई है, कुछ में उसको जोड़ दिया जाता है, कुछ में नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो इसकी क्या ऊंचाई है? 122 फीट ऊंचा है। ठीक है, इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ निर्मित हैं। ठीक है, विजय स्तंभ में कुल कितनी सीढ़ियाँ निर्मित हैं? 157 सीढ़ियाँ निर्मित है। और इसकी 9वीं मंजिल है वह बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इस 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के समय किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो किसके द्वारा? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु ध्वज तथा एट्रस्कोन आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे और किस किस नामों से जाना जाता है? भारतीय मूर्तिकला के विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु ध्वज तथा एट्रस्कोन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये विजय स्तंभ से संबंधित जो जानकारियां हमें ज्ञात थी उनकी बात है। साथ ही यह राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, विजय स्तंभ है, उसी को राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह माना गया है। ठीक है, तो और 15 अगस्त 1949 को इस पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, ये विजय स्तंभ से संबंधित जो जानकारी है वह है। इसके अगर शिल्पी की बात की जाए तो विजय स्तंभ का जो शिल्पी था वो जेता तथा उसका पुत्र नापा व पूंजा। ठीक है, जेता तथा उसके पुत्र नापा व पूंजा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो एक बार पुनः हम दोहरा लेते हैं विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी पर महाराणा कुंभा की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया और यह 1440 में बनकर पूर्ण हुआ। ठीक है, 1440 में बनकर तैयार हो गया। कहाँ बनवाया गया? चित्तौड़ में बनवाया गया। और किसके द्वारा? इसके शिल्पी कौन थे? जेता और उनके पुत्र नापा व पूंजा इसके शिल्पी थे। ठीक है, यह एक 9 मंजिला इमारत है जिसकी 9वीं मंजिल पे बिजली गिरने से वह क्षतिग्रस्त हो गई थी और इस क्षतिग्रस्त 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने कराया? महाराणा स्वरूप सिंह ने। इस पे कुल 90 लाख लागत आई। ये इसकी ऊंचाई 122 फीट है तथा इसमें 157 सीढ़ियाँ मौजूद हैं। इसे राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु
तथा एट्रोस्कोन नाम से भी जाना जाता रहा है। इसकी तुलना इटली के ट्रोजन से भी की जाती रही है। ठीक है, ट्रोजन इटली के शासक थे उनकी विजय के उपलक्ष्य में ट्रोजन जो स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, इसी कारण इसकी तुलना किसके साथ की जाती है? इटली के ट्रोजन के साथ की जाती रही है। ठीक है, ये विजय स्तंभ से संबंधित समस्त जानकारियाँ। अब हम जो महाराणा कुंभा के अन्य शिल्प कला से संबंधित जो रहे वो उनकी बात करते हैं, तो उनमें श्रृंगार चोरी, व कुंभ स्वामी, ठीक है, ये दोनों मंदिर थे, श्रृंगार चोरी कुंभ स्वामी मंदिर, यह चित्तौड़ में निर्मित किए गए। ठीक है, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। मीरा मंदिर, यह भी एकलिंगजी मंदिर भी कहते हैं इसे, इसका निर्माण भी किसके द्वारा किया गया? एक मीरा मंदिर, इसका निर्माण एकलिंगजी में किसके द्वारा करवाया गया था? कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त रणकपुर के जैन मंदिर, ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर भी कुंभा के समय में धर्णक शाह नामक जैन व्यापारी के द्वारा निर्मित है। इनका निर्माण, रणकपुर के जो जैन मंदिर है, इनका निर्माण महाराणा कुंभा के समय धर्णक शाह नामक जैन व्यापारी के द्वारा करवाया गया, और इसका जो शिल्पी था उसका क्या नाम था? देपाक। ठीक है, इसके बाद में हम कुंभा की जो अन्य उपलब्धियाँ हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, उनमें है उनका विद्यानुराग। तो कुंभा का जो विद्यानुराग है उससे संबंधित विद्वान, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें तथा उनकी उपाधियों की बात करना। कुंभा साथियों स्वयं ही विद्वान नहीं रहे, अपितु वे विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। इनके द्वारा अपने दरबार में जिन विद्वानों को आश्रय दिया गया, उन्हीं में से एक कान्हा व्यास द्वारा एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ लिखा गया। किसके द्वारा? कान्हा व्यास के द्वारा। ठीक है, इसी के अंतिम भाग को राजवर्णक कहा जाता है। ठीक है, और इसे 19वें पुराण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कान्हा व्यास किसके दरबार में आश्रित थे? महाराणा कुंभा के दरबार में आश्रित थे। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका क्या नाम था? एकलिंग महात्म्य। ठीक है, इसके अतिरिक्त गुजरात के मूल निवासी मंडन, ठीक है, जो मंडन था वह कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का रहने वाला था। और किसके दरबार में आश्रित था? महाराणा कुंभा के दरबार में आश्रित था। इसके द्वारा वास्तुशास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। उनमें से जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे राजवल्लभ, प्रसाद मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, रूपावतार, वास्तुमंडन, वास्तुशास्त्र, वेद मंडन। ठीक है, ये सभी ग्रंथ किसके द्वारा रचित थे? मंडन के द्वारा। मंडन महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था और जो मूलतः गुजरात का रहने वाला था। इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो सभी वास्तुकला पर लिखे गए। ठीक है, मंडन का जो पुत्र था गोविंद, मंडन का पुत्र था गोविंद, और गोविंद के द्वारा कलानिधि तथा द्वार दीपिका नामक पुस्तकों की रचना की गई थी। ठीक है, मंडन का पुत्र का क्या नाम था? गोविंद, तथा इसके द्वारा दो पुस्तकों की रचना की गई, जिनमें एक का नाम था कलानिधि तथा दूसरी का द्वार दीपिका। ठीक है, इस कलानिधि पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, जिसमें पूछा गया था निम्न में से महाराणा कुंभा की पुस्तक कौन सी नहीं थी। ठीक है, उसमें 3 किताबें तो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित थी, लेकिन चौथी कलानिधि दी गई थी। ठीक है, अब हम जब कुंभा को पढ़ते हैं तो कलानिधि को भी किस में जोड़ देते हैं? कुंभा की पुस्तकों में जोड़ देते हैं, जबकि कलानिधि किसके द्वारा रचित है? मंडन के पुत्र गोविंद के द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मंडन के एक भाई थे जिनका नाम क्या था? नाथा था। ठीक है, मंडन के भाई नाथा के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था
वास्तु मंजरी। ठीक है, वास्तु मंजरी किसके द्वारा रचित है? नाथा के द्वारा रचित है। ठीक है, ये महाराणा कुंभा के दरबार में आश्रित जो विद्वान थे उनकी बात है। ठीक है, और अब महाराणा कुंभा के अगर गुरु की बात की जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा के गुरु कौन थे, तो इनके जो संगीत गुरु थे वह थे सारंग व्यास। ठीक है, जिनसे इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। और इनके दूसरे गुरु थे जिनका क्या नाम था? हीरानंद। ठीक है, जो इनके गुरु थे वह हीरानंद। और अगर पूछा जाए कि इनके संगीत गुरु कौन थे, तो वह कौन थे? सारंग व्यास इनके संगीत गुरु थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो महाराणा कुंभा की पुत्री थी उनकी। ठीक है, तो महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। और साहित्य में इन्हें वागीश्वरी कहा जाता है। साहित्य में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? वागीश्वरी नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा स्वयं 3 भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, जो महाराणा कुंभा थे वह स्वयं 3 भाषाओं के जानकार थे। कौन कौन सी? पहली तो मेवाड़ी, क्योंकि वे मेवाड़ से संबंधित थे, मेवाड़ के शासक थे, इसलिए मेवाड़ी तो उनको आएगी। तो पहली भाषा कौन सी थी? मेवाड़ी। ठीक है, महाराणा कुंभा मेवाड़ी, कर्नाटी और महाराष्ट्री भाषा के जानकार थे। और इनके द्वारा संगीत पर 3 ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, संगीत पर 3 ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पहला था संगीत राज, जो उनका सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त संगीत मीमांसा तथा सूड प्रबंधन। ठीक है, ये तीनों के तीनों ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा रचित हैं और किस पर लिखे गए थे? संगीत पर लिखे गए थे। इसके अतिरिक्त चंडी शतक की व्याख्या की गई तथा गीत गोविंद, जो जयदेव रचित गीत गोविंद है, उस पर एक टीका लिखी गई जिसका क्या नाम था? रसिक प्रिया। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये इनका विद्यानुराग। अब महाराणा कुंभा की जो उपाधियां थी, हम उनकी बात करते हैं साथियों। महाराणा कुंभा से संबंधित अनेक उपाधियां हमें सुनने को मिलती हैं, तो एक बार उनकी बात भी कर लेते हैं। साहित्य में जो इनकी उपाधियां मिलती हैं उनकी बात करें तो इनकी जो उपाधियां हैं वो कीर्ति स्तंभ में, रसिक प्रिया में इनकी कुल 108 उपाधियां मिलती हैं। कितनी? 108 उपाधियां। इन 108 उपाधियों में से हम कुछ गिनी चुनी महत्वपूर्ण उपाधियों की बात करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली जो उपाधि है वह है अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था क्योंकि यह संगीत प्रेमी थे और वीणा वादक थे। ठीक है, इनके संगीत के ज्ञान के चलते, इनको संगीत प्रेमी होने के चलते, वीणा वादक होने के चलते इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, अगर दूसरी उपाधि की बात करें तो वह है राजगुरु। ठीक है, राजगुरु को क्यों कहा जाता था? महाराणा कुंभा राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से सक्षम थे। ठीक है, अच्छे राजनीतिज्ञ थे, इसलिए इनको क्या नाम उपाधि प्रदान की गई थी? राजगुरु उपाधि प्रदान की गई थी। तीसरा हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। ठीक है, हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता था? कि यह समकालीन हिंदू राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? हिंदू सुल्तान। ठीक है, चौथा हाल गुरु। ठीक है, हाल गुरु क्यों कहा गया? जो पहाड़ी दुर्ग इनके अधीन थे, इस कारण इन्हें क्या उपाधि प्रदान की गई थी? हाल गुरु। ठीक है, हाल गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि ये पहाड़ी दुर्गों के स्वामी थे, इस कारण इन्हें क्या कहा गया? हाल गुरु। ठीक है, चाप गुरु। ठीक है, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें चाप गुरु कहा गया। किस विद्या में? धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण महाराणा कुंभा को चाप गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राणो रासो। ठीक है, कौन सी? राणो रासो। ठीक है, साहित्यकारों और विद्वानों को आश्रय देने के चलते इन्हें राणो रासो
की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, तो एक बार पुनः हम दोहरा लेते हैं। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया? संगीत में निपुण होने के कारण, संगीत का अच्छा ज्ञान होने के कारण, संगीत प्रेमी होने के कारण, वीणा वादक होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। राजगुरु क्यों कहा गया? क्योंकि यह राजनीतिक रूप से सक्षम शासक थे। ठीक है, अच्छे राजनीतिक कूटनीतिज्ञ थे, इस कारण इनको राजगुरु की उपाधि दी गई। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान क्यों कहा गया? क्योंकि ये समकालीन हिंदू शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे, इस कारण इन्हें हिंदू सुल्तान कहा गया। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों के स्वामी होने के कारण, कौन से दुर्ग? पहाड़ी दुर्गों के स्वामी होने के कारण क्या कहलाए? हाल गुरु कहलाए। चाप गुरु, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण चाप गुरु कहलाए। और राणो रासो, साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? राणो रासो कहा गया। ठीक है, अब ये महाराणा कुंभा की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात हो गई। अब इस महान शासक का जो अंत हुआ वह बड़ा ही दुखदायी हुआ। इनका अंत 1468 में इनके पुत्र उदयकरण या उदा के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, ये जब अपने जीवन का अंतिम समय बिता रहे थे तो ये डिप्रेशन में आ गए थे। ठीक है, जिसके चलते ये अपना अधिकांश समय मामादेव तालाब के किनारे बिताया करते थे। ठीक है, मामादेव तालाब के किनारे बिताया करते थे। और इसी समय एक दिन उदा ने मौका देखकर महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। ठीक है, इसी कारण उदयकर्ण या उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथियों महाराणा कुंभा पे जो हमारी आज बातचीत हुई उसको हम यहीं विराम देते हैं और अगली क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। महाराणा कुंभा के बाद हम जो शासक हुए उन पे बात करेंगे। उदा, रायमल में से कौन शासक बनता है, सांगा किस प्रकार आता है, उन सभी पे बात करेंगे। धन्यवाद।